कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लासेस यहां पर रात्रि के 9 बजे रहती है। तो क्लासेस आप लोग यहाँ पर डेली अटेंड कीजिए। रात्रि के 9 बजे क्लास रहती है ना, दोपहर में ही 12 बजे आपको क्लास मिलती है, तो वो भी क्लास अटेंड कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। ये बेल दी हुई है, इसको प्रेस कीजिएगा तो आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन यहीं से मिलेगा, है ना, कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास को सभी लोग लाइक करके जाइए और चैनल को शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर किए, ताकि आपके भाई मित्र जितने भाई बंधु हैं ना प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोग जुड़ पाएँ। चलिए, तो ये आपकी टेलीग्राम की लिंक दी हुई, टेलीग्राम में जुड़ जाएँ सभी लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो। और ये मेरा छोटा संदेश है सभी मेरे भाई मित्रों के लिए, बहनों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना, खुद से भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही साथ जैसे एमपीटेड वालों को मालूम है कि आज जो डेट है ना, यहाँ पर जो थी 26 सितंबर वाली, वो आगे बढ़ चुकी है। तो मतलब डेट तो नहीं बताइए, लेकिन आपको जल्दी ही बता दी जाएगी, है ना। तो सभी साथी हम यहाँ पर स्ट्रेटजी कल हम डिस्कस करेंगे अपना कि क्या रखेंगे स्ट्रेटजी, है ना, अपनी कि 30 डेज में कुछ ऐसा बनाएं क्रैश कोर्स टाइप का जिसमें आप सभी का रिवीजन हो सके, है ना। तो कल हम आपको स्ट्रेटजी बता देंगे, क्या रहेगा, है ना, किस टाइप से पढ़ें, क्योंकि दोपहर में भी 3 बजे क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर आज की क्लास। बाकी हम कल आपको वीडियो में बता देंगे क्या क्या अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी एमपी टेट वालों के लिए, है ना। और बाकी सीट सभी के लिए तो चल ही रहा है ना। तो कल एक और भी क्लास रहेगी, तो शायद मैं इंक्लूड कर सकती हूँ सभी टेट एग्जाम को, या फिर देख के आपको बताती हूँ कल हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक, 3 बजे क्लास वो स्टार्ट होगी, तो मैं उसकी सभी प्रोसेस बता दूँगी किस किस के लिए है, क्या क्या वहाँ पर बेनिफिट आप सबको होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समय न लगाते हुए ज़्यादा हुआ। अपने ईश्वर को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों कौन से शामिल है। आगमन, जो आपके आगमन तर्क होते हैं उसके स्तरों में कौन सा शामिल है, ऐसा यहाँ पर पार्ट नहीं है जो शामिल नहीं। आज हमारे यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है, आज हमारे टोटल 40 क्वेश्चन है। आज हम यहाँ 40 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, चलिए तो बताइए आगमन जो तर्क है, चूंकि आज यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो आज आप लोग थोड़ा समझिएगा, है ना, इसलिए शायद अभी ये जो कुछ डल है वो भी आ रहा होगा क्लास में। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आराम से आप लोग क्लास देखिए। चलिए बात करते हैं आगमनात्मक तर्क के स्तरों कौन से शामिल नहीं, आगमन तर्क के कौन से स्तर शामिल नहीं। अवलोकन नहीं है आगमन तर्क में। आपको आगमन विधि नगमन विधि आपको मालूम है क्या है, तो क्या अवलोकन शामिल नहीं होता, या प्रयोग नहीं होता, सामान्यीकरण या कल्पना। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग। तो जो आगमन तर्क होता है आपको मालूम, आगमन तर्क जो होते हैं आपको, है ना, पहले क्या बताए जाते हैं आपको, एग्जाम्पल टू रूल होता है एग्जाम्पल, है ना। तो आपको आप मालूम है कि हम एग्जाम्पल करेंगे तो यहाँ पर अवलोकन भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जनरलाइजेशन भी करेंगे, है ना। होता क्या नहीं उसमें राइट ऑप्शन जो नहीं होगा वो क्या होगा, कल्पना नहीं होगा ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सभी फ्रेंड्स आंसर करते जाइएगा, है ना, और शेयर करते जाइए क्लासेस को। चलिए ताकि आपके सभी साथी जुड़ पाए, क्योंकि अब जो कोर्स होने वाला है बहुत मजेदार होने वाला है ना। मैं 50-50 डेली क्वेश्चन कराऊंगी। कितने क्वेश्चन डेली, 50 क्वेश्चन रहा करेंगे, है ना। यहाँ पर डेली 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए एंजॉय कीजिए सेशन को। पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आप, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, है ना। किसके हैं आप, सीबीएसई के यहाँ पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। मान लीजिए आपको क्या बना दिया गया, किसी स्कूल का एक अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। आपके अधिकार, आपको मालूम है जब आप अध्यक्ष बने तो आपके अधिकार क्षेत्र में कई सारी वहां पर आपके पास योग्यताएं आएंगे, साथ ही साथ क्या आएंगे आपके पास, जो आपके अधिकार रहेंगे वो भी आपके पास आपके हैंडल में आएंगे, है ना। तो ये रहा। तो इसमें जो गुणवत्ता होती है उसको सुधार करने के लिए स्कूल में क्या सुधार करना है, क्या प्रोसेस करना चाहिए, इसके लिए आप क्या प्लान बनाएंगे। इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रकार का प्रश्न क्या कहलाता है, निम्न स्तरीय कहलाता है, उच्च स्तरीय कहलाता है, या फिर उच्च स्तरीय का या फिर निम्न स्तरीय का। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग। आप किसी टीचर स्कूल के अध्यक्ष हैं, उसमें आपको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो आपको यह बताया जाता है आपको, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है, कोई वर्क करना है ना, क्योंकि आपके पास अधिकार है अध्यक्ष का, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस तो आप करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको कौन सा जो क्वेश्चन बन रहा है किस टाइप का क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय का, उच्च स्तरीय का, या उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय का। आंसर कीजिए सभी लोग। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे क्या पूछे कि आप क्या करेंगे, एक उदाहरण है आप क्या करेंगे, है ना, क्या और कैसे का क्वेश्चन है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका उच्च स्तरीय आपसारी हो जाएगा, है ना। जो हाई लेवल क्या होता है, डाइवर्जन थिंकिंग होता है ना। हमने पढ़ रखा है डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जन। डाइवर्जन में हम क्या करते हैं, हाई लेवल के जो ब्रॉड लेवल कल्पनात्मक क्वेश्चन करते हैं, और जो आपका अभिसारी होता है उसमें हम आपका बाकी उससे छोटा या कम होता है या लो होता है वो करते हैं। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए।
चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम डेली 50 क्वेश्चन करेंगे। रात में जो हमारी डीपी की क्लास रहेगी या हिंदी पेडागोगी, ईवीएस पेडागोगी, जो भी हो, हम 50 क्वेश्चन करेंगे और हम 2.5-3 घंटे का मैराथन क्लास लेंगे जल्द ही। 2 से 4 दिन बाद मैं आपको बता दूंगी क्या रहेगी, है ना, कब कहाँ करेंगे, तो हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए जान लेते हैं। चिंतन जो होता है अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, या फिर मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या फिर भावनात्मक व्यवहार है। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग। तो चिंतन क्या है बताइए? आपको मालूम है कि चिंतन क्या है? एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है अपने आप। अगर आप कोई मानसिक चिंतन कर रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं अपने मेंटलिटी का प्रयोग कर रहे हो, मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हो, तो वो क्या हो जाए, क्योंकि मस्तिष्क जो स्कीमा होता है हमारा, एक मानसिक अवधारणा मेंटलिटी है, स्कीमा है, एक स्कीम है, एक प्लान है कि संज्ञानात्मक ये क्या हो जाएगा? गतिविधि हो जाएगा, है ना। क्या होगा राइट ऑप्शन? क्योंकि जब चिंतन की बात आएगी कहीं ना कहीं पॉजिटिव टर्म्स, आपके पास मेंटलिटी है, आप सोचने की क्षमता है आपके पास, कल्पना करने का आपके पास, तर्क करने का आपके पास सब कुछ क्षमता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, भावनात्मक व्यवहार नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं हो। जब चिंतन की बात आएगी तो आपको आंसर क्या करना है? आपको संज्ञानात्मक करना है। ध्यान दीजिएगा, जब चिंतन की बात आएगी तो संज्ञानात्मक आंसर करना। चलिए, तो सभी भाई बहन जो जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर जरूर करते जाएंगे। अपना एक टारगेट बना लीजिए कितने साथी को आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि कल से धुआंधार क्लास आपको मिलने वाली है ना। आपको सुबह 12 बजे क्लास मिलेगी, एक दूसरी क्लास आपको 3 बजे मिलेगी, एक क्लास आपको रात्रि के 9 बजे मिलेगी, और मैथ्स की क्लास आप लोग बोलेंगे तो वो भी स्टार्ट करा दी जाएगी। ठीक, चलिए, तो मैं अकेले आपको 3 क्लास दूंगी और सर भी आपको मैथ्स की क्लास देंगे भी जैसा। ठीक, चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। कृतिका जो है अवसर घर में अक्सर, यहाँ पर अक्सर होगा, ठीक। कृतिका जो करती है अक्सर घर में क्या करती है? ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात कर लेती है। तो इसका क्या हो सकता है? कौन सी एक्टिविटी हो रही, क्यों नहीं करती वो स्कूल पे बात करती है लेकिन घर पे क्यों नहीं करती? और आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का, यहाँ पर खूब बात करने का अवसर देता है, इसलिए बच्चे वहां पर बातचीत कर पा रहे हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उसके विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है। बताइए आंसर कीजिए। आप एक बात बताइए मुझे कि अगर आप कहीं पर पार्टी पे गए हैं ना, कहीं पार्टी गए या फिर कहीं अन्य जगह गए, आप जहां पर आप अननोन है, आप नहीं जानते वहां के बारे में, है ना, या फिर जहाँ के बारे में जानते भी पर आपसे जो कोई मतलब नहीं रखेगा, आपसे कोई बातचीत नहीं करे, आपको महत्व तो नहीं देगा, तो आप किसी से कैसे बातें कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। यही बात यहाँ पर कृतिका के साथ हो रही है ना। कृतिका को महत्व नहीं दिया जा रहा है ना, मान्यता नहीं मिल रही उसकी बातों को। बताइए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि उसको मान्यता मिलेगी तो ऑब्वियसली अपनी बात कह पाएगी, है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बार बार क्यों कहती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। हम आपको मान्यता, आपके विचारों को मान्यताएं देंगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका जो सुझाव होगा अच्छा हो, जैसा भी हो आपका, है ना, हम आपके सुझाव का यहाँ पर स्वागत करते हैं। बिल्कुल आप हमारे पर्सनल नंबर पर कर सकते हैं, जो भी आपका सुझाव रहे हम साथ में रख करेंगे। जो भी अब तक ओम शिव शक्ति क्लासेस ने किया है, आप सबकी विचारधाराओं के अनुसार किया। अब हमने कुछ भी नहीं किया है, जो भी आज मैं हूँ आप सबकी वजह से हूँ, है ना। मैं अकेले मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? जो बालक का चिंतन होता है तो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? पहला ऑप्शन देख लीजिए, आत्म केंद्रिता नहीं होता, सजीववादता नहीं होता, यथार्थवाद नहीं होता, या वैयक्तिवाद। फर्स्ट आंसर कीजिए सभी लोग। जो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, जो चिंतन होता है, तो आपको मालूम है कि चिंतन व्यक्ति क्या करेगा, ये अपने आप में एक चिंतन कर रहा है, बातचीत कर रहा है अपने आप में, है ना। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? बताइए, चिंतन जो होता है किसके द्वारा? क्या व्यक्तिवाद यहाँ पर होता है क्या? आपको लगता है ऐसा? बताइए आंसर कीजिए। क्या आत्मकेंद्रिता लगता है, सजीवतावाद लगता है, या फिर यथार्थवाद लगता है, या वैयक्तिवाद लगता है? आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इंडिविजुअल वैयक्तिवाद हो जाएगा। और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है कि आत्मकेंद्रिता भी है जो चिंतन हो रहा है, सजीवतावाद भी है, यथार्थवाद भी है, वैयक्तिवाद भी है ना। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। सभी लोग आंसर करते रहिएगा, है ना, और साथ ही साथ क्या करते रहिएगा? शेयर भी करते रहिएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जब कभी दो या दो से अधिक, जब कभी क्या होता है, दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, क्या करते हैं? दो व्यक्ति क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ना। जैसे आप और आपके फ्रेंड मिले, आप एक दूसरे के इफेक्टिव, मतलब कि आपको अच्छा लगा दोनों को, है ना, उनको भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, तो आप जो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो ये कथन ये क्या सत्य है या सत्य? जैसे आप मिले, आपके फ्रेंड मिले, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ सीखने को मिला, है ना, बातचीत करने को प्रभावित हुए। आपको कभी कभी जैसे आप बोर हो रहे घर पे, तो आप चले यार फ्रेंड्स क्या घुमाते, तो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित होते हो, मतलब आपको अच्छा लगता है ना, गपशप कर लिए थोड़ा सा तो अच्छा लगा आपको, फीलिंग्स पहले जैसे नहीं हट जाती है ना। जैसे कभी कभी गुस्सा होगा, चलो यार फ्रेंड से बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या निर्माण ये सही है या गलत है? बताइए। तो ये आंशिक रूप से सही है। ये सेंटेंस जो हो रहा है कि दोनों में गतिविधि करने से, बातचीत करने से प्रभावित होता है व्यक्ति, तो क्या ये आंशिक रूप से सत्य है या फिर सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है? आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर करें।
तो ये बात सही है ना, सत्य है, ये बात सत्य है। क्यों है? क्योंकि आप किसी से बातचीत करते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट वहां पर सीखने को मिलता है, अच्छा मिले जैसा भी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है ना। इसलिए सभी से बातचीत करना चाहिए, मन हल्का करना चाहिए, अपनी बातें अपनी शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्सों से कीजिए, अपने माता पिता से कीजिए, है ना। बिल्कुल अकेले कोई बात मत रखिए। कोई प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड, मैं आपको बार बार कहती हूँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। अच्छा हो बुरा हो, जैसा आपका सुझाव हो, आप मेरे को बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हो। रीजन क्या है? आपके बताने से शायद वो कमी दूर हो पाए, है ना। कभी भी कोई आपकी कमी बताता है आपको, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए क्यों बता रहा है, आपको जानने दीजिए, शायद वो कमी उसके द्वारा ही खत्म हो जाए, है ना। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, उसको सोचने दीजिए जैसा सोच रहा है सामने वाला व्यक्ति। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, आप सोचिए कि उस सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, मतलब हम इसको हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे अपने मन से। शायद अब ये सेंटेंस कोई दूसरा यूज करने ना पाए, है ना। तो कोई बता रहा है उसको सुनिए आराम से, है ना, और जो अपने अंदर की नेगेटिविटी उसको हटा दीजिए, है ना। चलिए, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं, आंसर कीजिए। आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, या सांस्कृतिक मूल्य। आंसर कीजिए। मूल्य जो होते हैं आपको मालूम है कि सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य भी होते हैं, आध्यात्मिक मूल्य भी होते हैं, शारीरिक मूल्य, मतलब हर चीज का मूल्य के मतलब क्या है। एक क्या है आपका, जैसे नैतिक मूल्य की बात जब हो गई तो मतलब बच्चे को क्या दिया जाता है, छोटे छोटे जैसे LKG सेकंड थर्ड की क्लास में हो गया तो मोरल स्टोरी कुछ उनको सुनाई जाती है। क्यों सुना? ताकि बच्चा एक्टिविटी करे, सोचे उस चीज को, है ना। इसलिए वहां पर कुछ ना कुछ मूल्यों का विकास करने के लिए बताया जाता है वहां पर, है ना। तो जो मूल्यों के वर्गीकरण में होता है तो एन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य नहीं होता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका आध्यात्मिक मूल्य भी होता है, नैतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चूंकि आज नेटवर्क ज्यादा सही नहीं था, है ना, इसलिए शायद कैमरा सही अच्छा ना आ रहा होगा, शायद तक मेरे हिसाब से। बाकी अगर अच्छा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए, मंडे से शायद तक हम लाइव क्लास देंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन यहाँ पर। सभी साथी अपना लाइव, यहाँ पर जितने साथी जुड़े हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। कोई फीस की डिमांड आप लोगों से मैं नहीं करती हूँ, है ना। मैं एक क्लास देना स्टार्ट की, फिर 2 क्लास देना स्टार्ट की, 3 क्लास, अब आपको 4 क्लास मिल रही है ना। मैं अकेले करने की कोशिश कर रही हूँ। अब MP डेट वालों को जो एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई, मतलब आगे चली गई है, तो वहां के लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी बना 30 डेज में भी उनका की क्यों कोई ना कोई डेट तो आएगी, सीटेट का भी आएगी। तो हम लोग एक प्लान बनाएंगे सीटेट और एमपीटेट का 30 डेज का एक मैराथन चलाएंगे, ताकि उसमें आपका एक सब कुछ क्लियर हो सके, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए। अब बाकी 9 बजे वाली क्लास सभी के लिए चलती रहेगी, है ना। 3 बजे की भी चलेगी, तो हम कल बातचीत करेंगे क्या करने वाले हैं, क्या क्या अपनी प्लानिंग करने वाले हैं ना, किस टाइप की 3 बजे वाली क्लास में क्या रखेंगे, है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर आर्थिक तत्व रहेगा, या फिर सामाजिक परिवेशजन तत्व रहेगा, शारीरिक तत्व रहेगा, वंशानुगत तत्व रहेगा। बताइए आंसर की। जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? वो सामाजिक परिवेशजन तत्व होते हैं ना। क्या आपको मालूम है कि जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस समाज में आप रहते हो तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, रहन सहन, बैठना, उठना बैठना, माता पिता से व्यवहार करना, है ना, स्कूल में कैसा रहना, आपको सब कुछ कौन सिखाता है? ये समाज ही आपको सिखाता है। बहुत कुछ ऐसे जो मूल्य होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? समाज से। तो समाज भी हमको प्रभावित करता है ना कि आर्थिक तत्व, हमारी इकोनॉमिक हमको नहीं करती, है ना, हमारे फिजिकल नहीं, हमको जेनेटिक्स यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक नहीं है की बात हो रही है। तो ये प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक, आपको पैसे के कारण आपको बहुत कुछ नुकसान हो जाता है ना, शारीरिक तत्व के कारण भी हो जाता है, और वंशानुगत। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है, यहाँ के कारण कारक प्रभावित करने वाले कारक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विकास की बात हो रही है ना, कि यहाँ पर शारीरिक विकास, ना किसी अन्य विकास की बात नहीं हो रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके टोटल 40 क्वेश्चन है, आज कोई क्लास मिस करके नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी को क्लास मिस करके नहीं जाना है ना। टोटल 40 क्वेश्चन है आज के हमारे, है ना। फटाफट क्लास अब आपकी 50 क्वेश्चन एक सेशन में आपको दूंगी। चलिए बताइए, क्योंकि आप रिवीजन कीजिए, जितना चाहे आप क्वेश्चन लीजिए, रिवीजन कीजिए अपना, आप लोग सभी लोग, है ना। चलिए देखिए, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पर बताइए। शारीरिक विकास का वातावरण नहीं है, संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता नहीं है, सामाजिक विकास का वातावरण नहीं है, ये संवेगात्मक विकास का परिपक्वता है। तो ये मिलान सही है की बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। जो आपका सही है की बात कर रहे हैं ना, सही नहीं कि सही है बस, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन। सभी लोग शेयर करते जाएंगे, मन लगा कि ईमानदारी से आप लोग शेयर करना है आप लोग को, है ना, बिल्कुल ईमानदारी दिखाना है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो सामाजिक विकास होता है, आपको मालूम है कि सामाजिक विकास का एक
एक वातावरण होता है ना, समाज में एक वातावरण होता है जो कि हमको एक प्रभावित करता है, ये इसका मिलान सही है ना, क्योंकि यहाँ पर संवेगात्मक विकास, आपको संवेग का परिपक्वता का मतलब, संवेग एक इमोशन है, भाव है, इसका क्या है क्रोध, अगर कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पर परिपक्वता दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको रॉन्ग है, ये आपको सही नहीं है, क्योंकि संवेग एक क्या है, इमोशन है, एक भाव है, जैसे संवेग जैसे मान लीजिए रोना, हंसना, बात करना, एक संवेग हो गया है ना, एक गति हो गई। असंज्ञानात्मक विकास की जब आएगी तो चिंतन की बात आएगी, ना कि परिपक्वता की बात नहीं है, कि परिपक्वता आपका क्या है, एक शारीरिक विकास की बात आएगी। अब जब शारीरिक विकास आएगी तो वातावरण दिया है, वातावरण आपका ये यहाँ नहीं है, वातावरण क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक विकास में एक वातावरण होगा ना, इसलिए शारीरिक विकास का भी रंग है। यहाँ पर राइट जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नए साथी जुड़ते जा रहे हो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 12 बजे जो साइंस की क्लास रहती है, कल हमारा हिंदी ग्रामर रहेगा, है ना, कल हिंदी ग्रामर क्वेश्चन रहेंगे, फिर आप 2 दिन अपना हिंदी करेंगे, 2 दिन अपना साइंस करेंगे, 2 दिन संस्कृत करेंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की भी क्लास यहाँ पर आपको ओम शिव शक्ति क्लासेस के द्वारा मिल रही है, कोई भी साथी टेट एग्जाम के छूट के ना जाए, है ना, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कोई भाई मित्र है जो सेकंड लैंग्वेज जिनका संस्कृत है ना, चाहे वो पेपर फर्स्ट वाले हो, पेपर सेकंड वाले हो, चाहे यूपी टेट के हो या सी टेट हो या एमपी टेट हो, है ना, सभी का एग्जाम का मैंने देख करके एनालिसिस करके मैं संस्कृत क्लास ये सभी क्लास में दे रही हूँ, है ना। चलिए आंसर कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बताइए, जो बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है तो उनका आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए, विद्यालय को कहा जाता है, माता पिता व परिवार को कहा जाता है, समुदाय को कहा जाता है, जनसंचार माध्यम को कहा जाता है, बताइए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, कि जो बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास का आधारभूत है ना, क्या होता है, एक मजबूत जड़ होती है जो बचपन की नींव डलती है, वो क्या कौन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माता पिता एवं परिवार को कहा जाता है, किसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता पिता एवं परिवार को कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। आप लोग सभी लोग अपने अपने साथियों को जरूर जोड़ते रहिएगा, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, है ना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। चलिए बताइए, एक अच्छा जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को देता है, या फिर सहयोग की भावना को देता है, प्रतियोगिता की भावना, या फिर तटस्थता की भावना। आंसर कीजिए सभी लोग, फास्ट आंसर करें। एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो सहयोग की भावना को देता है ना, क्या करता है कि बच्चा अगर आपके पास आज पेंसिल नहीं लाया है ना, कभी कभी क्या होता है, कोई अपन भी बचपन में ऐसे पेन या पेंसिल छूट जाती थी तो सर हमारे क्या करते दिला देते थे कि चलो आप चीनू आप मीनू को दे दो या फिर इसको दो, ठीक, ऐसे होता था। तो सहयोग की भावना करना चाहिए, है ना, बच्चे की यहाँ पर सहयोग की भावना को यहाँ पर एहसास दिलाना चाहिए, उसको उस चीज़ से ज्ञान कराना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। आप भी भावी शिक्षक हैं तो ऐसे ही करिएगा, है ना। चलिए, ये नहीं कि आपको जो व्यवहार मिला वो व्यवहार को भूल जाएं, ऐसा भूलना नहीं है। परिस्थितियां तभी उत्पन्न हो रही हैं, जब तो उत्पन्न होने वाली हैं तो फिर उस चीज़ को आप अपनाइए, अनुकरण कीजिए उसका, है ना। चलिए, अच्छी चीज़ें कहीं से भी मिले हमेशा अपना लेना चाहिए, है ना, और आपको बुरी चीज़ कहीं से भी मिले आपको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, ठीक। चलिए, कहीं से भी मिले, छोटे से मिले बड़े से मिले, लेकिन अच्छी आदतों को हमेशा पकड़ना चाहिए, ठीक। चलिए, क्या कह रहा है आंसर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, है ना। क्या है यहाँ पर, शिक्षक एवं विद्यार्थी में जो संबंध होता है किस टाइप का होता है, स्नेह का होता है, विश्वास का होता है, सम्मान का होता है, उपयुक्त सभी का होता है। तो आपको मालूम है ना, कि हमारे आपके बीच कैसा स्नेह है, एक स्नेह का भी है, एक विश्वास का भी है, एक सम्मान का भी है ना। तो हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, है ना, क्योंकि मैं आपसे लगाव भी, हमारा स्नेह भी है ना, कि क्यों मैं बार बार कहती हूँ कि आप हमारी फैमिली का, नहीं हमारा स्नेह है ना, विश्वास है हमारा कि आप लोग शेयर करते हो, सम्मान भी है, आप लोग भी सम्मान करते हो, ऐसी बात नहीं है, हम भी सम्मान करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथी है ना। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुड़े रहिएगा सभी लोग, ओम शिव शक्ति क्लासेस अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास की लिंक, है ना। चलिए, विद्यालय का जो कार्य होता है वो क्या होता है, संस्कृति का संरक्षण करना होता है, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना होता है, या फिर संस्कृति का परिष्करण, उसका परिष्कार करना आता है, या फिर संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। बताइए, जो विद्यालय का जो कार्य होता है वो क्या होता है, आंसर कीजिए सभी लोग। आपको मालूम है कि जो विद्यालय होता है वो संस्कृति का धरोहर है ना, सब कुछ सिखाता है, नैतिक मूल्यों को भी हमको विद्यालय बताता है, सामाजिक मूल्यों को भी बताता है, और आपका सामाजिक हर प्रकार के मूल्यों को विकास करता है। इसलिए संस्कृति का जो होता है वो संरक्षण होता है ना, हमारी संस्कृति को वो बताता है कि हमारी संस्कृति में क्या था और क्या हो रहा है ना। ये तो संस्कृति का परिष्कार भी होता है, हमको यहाँ पर संस्कृति के नए प्रतिरूप को निर्माण, हमको नई रूपों में भी हमको वहाँ पर संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है ना। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, आप लोग शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि पूरे 50 आपको 40 क्वेश्चन है आज, पूरे आपके 40 क्वेश्चन है और डेली 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मॉर्निंग में 12 बजे क्लास करेंगे, 3 बजे करेंगे, और आपको शाम को 5 बजे मैथ, और रात्रि के 9 बजे आपको यहाँ पर
आपको CDP मिलेगी या फिर आपका हिंदी पेडागोजी EVS हम डेली अपना करता रहेंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। बताइए सभी लोग, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार माध्यम है ना, जैसे आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है ना, एक जो संचार के माध्यम है, ये एक सामाजिकरण के जैसे बातचीत होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो आपको पहले स्कूल टाइम के फ्रेंड्स से वो नहीं जुड़ पाते थे, लेकिन आज ऐसा जनसंचार का माध्यम है कि वहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, बहुत सारे माध्यम है जो हमको क्या सामाजिकरण के महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो क्या होगा उसके लिए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा लगता है ना। जो संचार होता है वो माध्यम पदार्थों के लिए विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा लगता है, या फिर सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, क्योंकि बात जनसंचार माध्यम जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ये क्या ऑप्शन सही है, या फिर जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार आवृत्तियों और मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बच्चे जो है संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते। तो ये तो मालूम है कि अंतःक्रिया नहीं करते की बात हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि आजकल करते हैं लोग, है ना। संचार माध्यम का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना आज, खासकर लॉकडाउन में तो और भी ज्यादा। बी आपका सामाजिकरण केवल की बात हो, केवल माता पिता ही आपको सामाजिकरण नहीं देते, आपको समाज भी मिलता है, समाज से भी मिलता है, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जहां से आपको सामाजिकरण मिलता है। हाँ, माता पिता का अहम रोल होता है, लेकिन केवल इन्हीं बस का नहीं होता है ना, इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा। ए देख लीजिए क्या कह रहा है आपका, ए आपको कह रहा है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छे होते हैं, सिवाय केवल पदार्थ के विज्ञापन के लिए, विक्रय के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बाकी राइट ऑप्शन जो आपको तीन तो हो चुके, रॉन्ग हो चुके, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जनसंचार के माध्यम से पहुंच बढ़ रही है, लोगों या जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है ना, और जनसंचार की जो एप्टीट्यूड है, मूल्यांकन है, वो भी ज्यादा मूल्यों में वृद्धि और विश्वास प्रभावित हो रहा है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आंसर कीजिए सभी लोग। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। एक कौन सी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या मानव क्या करता है, शिशु समाज के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए एक आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। प्रारंभ करना मतलब स्टार्टिंग करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सामाजिकरण कहलाता है, विकास कहलाता है, सीखना कहलाता है, या फिर परिपक्वता कहलाता है। आंसर कीजिए सभी लोग। तो आपको मालूम है कि जो सामाजिकरण होता है वो बचपन से ही हो जाता है ना। वो समाज जैसे बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा क्या करता है, जैसे आप 3 महीने का बच्चा हो, 6 महीने का, जितने भी माह का बच्चा हो, तो अगर आप उसके पास बैठे हो तो ठीक है, अगर आप वहां से उठ गए हो तो बच्चा रोने लगता है ना। जैसे मम्मा उसकी गई तो उसके लिए समाज उसकी मम्मा ही हो जाती है, तो मम्मा अगर उठ के गई तो बच्चा रोने लगेगा, है ना। और समाज को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही वो अपनाने लगते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए फर्स्ट हो जाएगा, है ना, सामाजिकरण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा, तभी आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, है ना, तभी आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, विकास के लिए डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर उचित है, बताइएगा, आंसर कीजिएगा। विकास जो होता है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये विकास के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, क्या ये सही है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये सही है, या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका विकास एकल आयामी है, विकास क्या है, एकल आयामी है, या फिर विकास पृथक होता है। आंसर कीजिए, विकास किसके बारे में, कौन से उचित है यहाँ पर विकास के बारे में। विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, नहीं, जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है और समाप्त ही नहीं हो जाता, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है ना, ये आपका राइट नहीं है। यहाँ विकास एकल आयामी है, ये कह रहा है एकल, एक ही साइड क्या होता है, विकास हर दिशाओं में होता है ना, ये भी विकास पृथक होता है, अलग होता है क्या, ये भी सही नहीं है ना। यहाँ पर अलग अलग पृथक पृथक नहीं होता, विकास सभी के लिए एक ही होता है ना। यहाँ पर चाहे कोई पशु हो, जीव हो, इंसान हो, है ना, कोई भी यहाँ पर पृथक नहीं होता, सभी का विकास होता है ना। चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, कौन सा उचित है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर ज्यादा सफिशिएंट आंसर है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन क्या सत्य है, जो आपका विद्यालय है और सामाजिकरण है, इसके बारे में कौन सा सत्य ऑप्शन है, बताइएगा, आंसर कीजिएगा सभी लोग। विद्यालय जो सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक होता है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर आपका सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, आंसर कीजिए। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में कौन सा सत्य की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय जो होता है आपका सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्या होता है, सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है ना, क्योंकि विद्यालय जो सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक नहीं
कह सकते हो, क्योंकि फैमिली का यहाँ पर सामाजिकरण का पहले की बात किसकी की जाती है, तो फैमिली की बात की जाती है, परिवार की बात की जाती है, ना कि विद्यालय की नहीं। हाँ, विद्यालय भी अहम रोल निभाता है, लेकिन पहला यहाँ पर फैमिली बताया गया है ना। चलिए, फिर यहाँ पर सामाजिकरण विद्यालय कोई भूमिका नहीं होती, तो आपको मालूम ही नहीं हो सकता, बहुत थोड़ी भूमिका होती है, भी नहीं है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों को, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर जो लोग चैनल को नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इस समय का क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है ना, मानवीय मूल्य जो होते हैं वो प्रकृति में क्या है, सभी के लिए है। तो इस विकास का क्या अर्थ है, मतारोपण है या फिर अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है? आंसर कीजिए। मानवीय मूल्य जो मानव के मूल्य है, कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जैसे ईमानदारी है ना, विश्वास है, नैतिकता है, ये सब जो प्रकृति में सार्वत्रिक में सभी के लिए है। तो इस विकास का क्या अर्थ है, मतारोपण की नहीं होता, अनुकरण क्या पीछा कर कोई करता है, या फिर अभिव्यक्ति है? ये किस प्रकार की बात हो रही है, किस प्रकार के डेवलप की बात हो रही है यहाँ पर, बताइए। तो ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगीकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन जान लीजिए। अंगीकरण का यहाँ से मतलब है कि मानवीय जो मूल्य होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ये काम तो हमारे दादाजी ने नहीं किया, तो हम ये भी काम गलत काम नहीं करें, चोरी हमारे दादाजी ने नहीं किया है या हमने नहीं किया, मतलब कुछ चीज जो आपके मूल्य हैं वो आपको बचपन से ही मिल जाते हैं ना, आपको पैतृक मिल जाते हैं। कुछ जो मानवीय मूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे दादाजी बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए, उनसे कम तो नहीं होना चाहिए ना, दादाजी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो कुछ ऐसे जो मूल्य, तो उनको क्या कहेंगे, अंगीकरण, मतलब आप वहाँ पर पूर्व पैतृक रूप से ही उसको अंगीकरण अपनाते आ रहे हैं सभी लोग, है ना। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी अंगीकरण, अंगीकृत कर लेते हो, है ना। जैसे आपको क्या लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं भी पढ़े, तो उस चीज को हमको, जिसके नहीं पढ़े तो उस क्या बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर पापा पढ़ाई नहीं किए थे तो नहीं, किसी कारणवश से नहीं कर पाए हैं, है ना। हर कोई नहीं होता कि पढ़ना नहीं जाता, बहुत सारे रीजन भी होते हैं लोगों के, वो नहीं कर पाते। मान लो उनके बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, पापा ने ये काम नहीं किया तो हमें ये काम करना चाहिए, है ना। और करना भी चाहिए, जरूरी नहीं कि पापा ने ये काम नहीं किया बेटे को नहीं करना है। नाम रोशन कीजिए, शायद वो काम जो पिता के कारण पिता को ना मिल पाया हो, आपके कारण शायद वो मिल जाए, तो वो काम बिल्कुल कीजिए, है ना। जिंदगी एक मिली है, जिंदगी में अपना नाम कमाइए, पिता का नाम भी बढ़ाइए साथ साथ। चलिए, तो यहाँ पर पिता का नाम रोशन होगा, तो पिता को उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है ना, आपके नाम से अलावा, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता, माता पिता को उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ उन्हें कि आपका नाम ही उनको बेहतर करने लगता है ना। आपका नाम आया कहीं पर तो उनको बहुत खुशी होती है ना। तो चलिए, कोशिश कीजिए कि सभी जो लोग टेट एग्जाम का अप्लाई किए हैं सभी का नाम आए, है ना। कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए, कोशिश से ही सब कुछ मिलता है, कोशिश जो नहीं करते उनको क्या मिलेगा, बताइए। यहाँ पर आंसर कीजिएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, बताइए। विद्यार्थी जो है तो विद्यालय में उनको खेलना क्यों उचित है, क्या खेलना उचित है या नहीं, बताया। आंसर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। और शेयर करके आइए, जो लोग शेयर नहीं किया शेयर करके आ जाइए। तो विद्यालय में खेलना क्यों आवश्यक है, बताइए। आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, या फिर ये शिक्षकों के लिए काम आसान हो जाएगा, या समय बिताने की सहायक होगा, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, बताइए। आंसर कीजिए, क्या होगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, बताइए। ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है, ये क्या समय बिताने में सहायक होगा, सिर्फ समय नहीं बिताता है, शिक्षकों के लिए आसान हो ये भी नहीं, शारीरिक रूप से सशक्त होता है, लेकिन और भी विकास होते हैं वहां पर, है ना। विद्यार्थी को जो खेलना, क्योंकि खेल में जाता है प्लेग्राउंड में, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको ये भी बताया जाता है कि बेटा आपको चीटिंग नहीं करना है ना। बहुत सारे वहां पर मूल्यों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, आप स्फूर्ति, आपके मेंटेलिटी जो होती है और एक्टिव हो जाती है, आप खेलते हो। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सहयोग एवं संतुलन का विकास वहां पर होता है। यहाँ पर विद्यालय की जो बात आएगी, खेलने की बात आएगी, तो है ना। चलिए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, परिवार एक साधन है, परिवार जो है एक साधन है, किसका साधन, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ। एक क्वेश्चन बनता है, परिवार एक साधन है, किसका है, अनौपचारिक औपचारिक, या फिर स्कूल को पूछेगा कि विद्यालय एक साधन है, किसका, अनौपचारिक का और औपचारिक का। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आप क्या करते हो, बचपन से आपको क्या बता देता कि आपकी ये फॉर्मल ड्रेस है ना, ये क्या है आपकी, ये फॉर्मल ड्रेस है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको बताया जाता है कि फॉर्मल ड्रेस है, इसको गंदी नहीं करना, कल स्कूल पहन के जाना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज से आपको ध्यान रहेगा कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है ना। तो बताइए यहाँ पर जो परिवार एक साधन है किसका है, ये अनौपचारिक है, इनफॉर्मल का है ना। किसका है, इनफॉर्मल का। जो फॉर्मल है आपको औपचारिक यानी स्कूल से रिलेटिव है, ध्यान दीजिएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा, है ना। चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व बताइए। जो बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का महत्व है, खेल का है, बाल साहित्य का है, दिनचर्या में है, संचार माध्यम का है। आंसर कीजिए। बच्चों के सामाजिक विकास में, तो बच्चों को जो आपको मालूम है खेल भी सामाजिक विकास में आपका अहम हिस्सा रखता है, अहम यहाँ पर रखता है। लेकिन जब बाल साहित्य है आपके ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल साहित्य, क्योंकि बाल साहित्य में आपको बहुत सारे विकास मिल जाते हैं ना। इसके अंदर बहुत सारी स्टोरी मिल गई, पोएम मिल गई, उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलती है। तो राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटी है, इसलिए आपको बाल साहित्य हो जाएगा। अगर बाल साहित्य नहीं होता तो आपका खेल यहाँ पर जरूर हो जाता है ना। चलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना, अपने सभी दोस्तों में, सभी मित्रों में। बता दीजिए कि ओम शिव शक्ति क्लासेस में एक क्लास में 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बताइए, अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन रात की क्लास में मिले, आपको दोपहर की क्लास में भी 50 मिले, यहाँ पर मॉर्निंग की क्लास में भी मिलेंगे, तो क्या क्या आपको होगा, है ना। और हम ये भी ध्यान देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें। जो दोपहर की क्लास रहेगी तो कल मैं उसको शेड्यूल बता दूंगी क्या कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं, है ना, तो दोपहर वाली क्लास का। ठीक, चलिए तो बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। बच्चे अपनी समझ से क्या करते हैं? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं? पूरे विश्व का जो अपना देश है, अपना भारत है, पूरा विश्व है, उसकी परिकल्पना वो सोचते रहते हैं। परिकल्पना का मतलब कल्पना करते हैं, सोचते हैं। यह कथन किसने किया है? पावलोव जी ने दिया है, स्किनर जी ने दिया है, पियाजे जी ने, कोहलबर्ग ने। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर जो परिकल्पना जो कथन दिया है वो पियाजे जी ने दिया है। कौन दिया है? ये पियाजे जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे पियाजे जी क्या बोले हैं? पियाजे जी चार यहाँ पर कल हमने पढ़ रखा, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल से कल पढ़ लिया है। जो कल की क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि 4 से 5 नंबर की नंबर से आपको आएंगे। और कल मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया है वाइगोत्स्की जी से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग जी से, है ना। तो कोई प्रॉब्लम होती है क्लास से रिलेटेड बिल्कुल मुझे मैसेज दीजिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, है ना। तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो, है ना, बिल्कुल मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। 9165 देख लीजिए, आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। 9165 89 94 और ये आपका 52, ठीक है, 9165899452 ये आपका मेरा नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मैसेज दीजिए। ठीक, चलिए तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रगतिशील शिक्षा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रगतिशील जो शिक्षा है आपकी निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? बताइए, आपका प्रगतिशील जो शिक्षा है आपकी तो निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? शिक्षक जो है सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। प्रगतिशील जो शिक्षा, जॉन डीवी, इनके प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी। ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी जी। ध्यान दीजिएगा, ये हमने कल को क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? शिक्षक जो है सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। जॉन डीवी जी ने क्या कहा ये कथन कि शिक्षक जो होते हैं सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जो मतलब कि प्रगति शिक्षा के बारे में जो बताया उन्होंने, क्या ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव ये सहयोग से उत्पन्न होता है। जो ज्ञान होता है हमारा वो किससे? प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। या फिर अधिगम जो है तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ मार्ग पर चलता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका यहाँ पर परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह है। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? आंसर कीजिए सभी लोग, फास्ट आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको प्रगतिशील शिक्षा क्या हो जाएगा? ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष आंखों से आप चीजों को आपने ऑब्जर्व किया, आपने डायरेक्ट अपनी आंखों से देखा, पढ़ा आपने, सुना आपने, समझा आपने, सारी इंद्रियों का आपका प्रयोग हुआ और आपने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको क्या हुआ? ज्ञान मतलब कि चीजों को समझने में आपको हेल्प मिल गई। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ये प्रगतिशील जो शिक्षा रटने पर बल नहीं देता है। ये प्रत्यक्ष चीजों इंद्रियगामक अवस्थाओं में, मतलब कि एक तरह से कहने की इंद्रियों को ज्यादा फोकस ही करते हैं ना। इनका कहना है कि बच्चा क्या है? करके सीखे, है ना। और एनसीईआरटी 2005 भी आपका यही कहता है कि बच्चा जो है करके सीखने पर उन्होंने फोकस दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में, है ना, विद्यार्थी जैसे पढ़ रहा है, उस ज्ञान का अर्जन कर रहा है, तो उसकी सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मतलब कि चीजों को अगर समझा रहे हो, बता रहे हो बच्चे को, तो है ना, बताने में आपको कौन सा क्रम का ध्यान रखना चाहिए, है ना। बताइए, आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों
ग्रेडों पर होता है, या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। बताइए, आंसर कीजिए। टोटल 40 क्वेश्चन है आज किसी को क्लास मिस करके नहीं जाना है ना। अभी 25 चल रहा है, आपके 40 क्वेश्चन है आज, है ना। चलिए बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना, कि बच्चों को चीजों को आप समझा रहे हो तो कौन सा आपको क्रम को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को समझाते समय। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता, है ना। बच्चों को भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत बच्चों को क्या करें, परस्पर वो भी बातचीत आपसे कर पाए, ऐसी लर्निंग आप माहौल क्रिएट कीजिए कि बच्चा भी आपसे कुछ पूछ पाए, है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। बच्चों के अधिगम को क्या कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, मतलब और भी उसको आसान बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, मतलब सीखने में जो और भी अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए अध्यापकों के एक कक्षा का जो परिवेश होता है किसकी आवश्यकता होती है, एक अच्छे कक्षा में एक अच्छा परिवेश बनाने की आवश्यकता होती है। जो इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब कि आपको क्या करना है, क्लासेस में पढ़ाना है आपको, तो आपको पढ़ाने से पहले क्या करना है, वहाँ की एक्टिविटी, वहाँ का माहौल आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल यहाँ पर माहौल करना पड़ेगा। उस माहौल को सृजन करने के लिए दिए गए जो कथन है कुछ यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर सत्य है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति करना, सही नहीं की बात कर रहा है जन, जो नीचे दिए गए कथन है जो सही नहीं है ना। बताइए, बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति सही नहीं है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही नहीं है, बच्चों को स्वीकार करना सही नहीं है, अध्यापकों को सकारात्मक रुख सही नहीं। बताइए, आंसर कीजिए यहाँ पर। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, है ना। यहाँ पर अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना है, हमें बच्चों के अनुसार कार्य करना है ना। क्या करना है, शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षा केंद्रित नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम एक्टिविटी करें क्लास का माहौल बनाकर पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद भी, तो हमारा माहौल कैसा होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बच्चा क्या है सेकंड क्लास में है और हम ऐसा माहौल बना दे, एक्टिविटी बना दे कि हम हाई लेवल में पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना। जिस एज का बच्चा है, जितना वो समझ सकता है उतना ही उस चीज को उसको प्रदान कीजिए, है ना, ताकि वो चीजों को समझ पाए। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और खासकर बच्चे में ये भी ध्यान रखना है कि उसका प्रीवियस नॉलेज आपको देख लेना, चेक कर लेना है कि बच्चे क्या इन चीजों को समझता है या नहीं, तभी उस चीज को पेश कीजिए, है ना। चलिए, बच्चे बोर होकर निकल जाएंगे। बताइए यहाँ पर क्या होगा। एक प्रभावी कक्षा में एक इफेक्टिव क्लासेस है, उसमें क्या है यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हो शिक्षक से सहायता लेते हैं। एक प्रभावी क्लासेस में क्या एक्टिविटी होती है कि जो बच्चे होते हैं वो मतलब समझने के लिए, चीजों को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन सहयोग के लिए शिक्षक का सहायता लेते हैं, या फिर बच्चे हमेशा उत्सुक होते हैं और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्याशा और योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे हमेशा उत्सुक इसलिए रहते हैं क्योंकि बच्चे जो टीचर क्या करते हैं, हमेशा जो बच्चे याद किए रहते हैं, मेमोराइजेशन किए रहते हैं, उनको बार बार आकलन करते हैं टीचर, इसलिए उनके प्रति वो प्रभावी क्लासेस है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, बच्चे जो है शिक्षक से डरते हैं क्योंकि मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। मतलब कि बच्चे इसलिए डरते हैं शिक्षक से कि पिटाई अब सर जी करने वाले, है ना, डंडे से कल पिटाई करने वाले, इसलिए डरते हैं बच्चे। तो क्या ऐसा माहौल होना चाहिए एक प्रभावी क्लास में। फिर फोर्थ क्या है, बच्चे जो है शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं। भाई ये भी तो बिल्कुल गलत बात है ना। सबको अपने मन का काम नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत परस्पर आप दोनों का माहौल बराबर रखिए, तो अपना भी यहाँ पर रखिए। यहाँ पर मार पिटाई भी नहीं करना है बच्चे के साथ, है ना। अब बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, जैसा उनको अच्छा लगता है ये भी काम नहीं करना है। अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन सहयोग से है तो शिक्षक को सहायता लेते हैं, ये भी प्रभावी कक्षा नहीं है। होता कहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कर प्रत्यास्मरण रट्टाफिकेशन की बात की गई है, तो ये आपको नहीं करना कि एक प्रभावी कक्षा में ये क्लास करना है, एक क्लास में प्रभावी कक्षा में ये करें। रट्टाफिकेशन की बात नहीं करना, प्रत्यारोप लर्निंग से हमको मुक्त होना, ना कि अंदर नहीं आना, है ना। चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना, क्योंकि आप एक शिक्षक है, भावी शिक्षक है, ताकि आप किसी को आपको ज्ञान देना है ना। आपको सिर्फ ज्ञान यहाँ लेकर के आपको यहाँ पर क्वालिफाई बस नहीं करना है, आपको क्लासेस में डेवलप भी करना है, एक देश का निर्माण करना है, बच्चे को प्रिपेयर करना, तैयार करना है ना। तो आप इन चीजों को कॉन्सेप्ट पकड़िए, ना कि रटने की आदत मत पकड़िए। चलिए, तो राइट ऑप्शन है प्रभावी कक्षा, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं ना। मतलब शिक्षक भी सहायता दे और टीचर भी उस चीज को मतलब कि सहयोग करे, बच्चा भी चीजों को समझे और वो भी समझाए, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट ऑप्शन आपका 27 यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो आप लोग क्लास में बोर तो नहीं हो रहे, बिल्कुल बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको सुधार कर पाए, है ना। फीडबैक में आपसे बार बार क्यों मांगती हूँ, रीजन क्या है आप लोग जान लीजिए। रीजन ये रहता है कि ताकि जो आज कमी है वो कल कमी ना रहने पाए, है ना। क्योंकि व्यक्ति क्यों कहता है कि आज भाई जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, आप कर क्या अब कुछ ऐसा समथिंग है कि अब करने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरा मतलब है कि अगर आज हम मेहनत कर लेते हैं ना तो अच्छा है, लेकिन कल अगर हम पछताएंगे तो क्या मतलब हमारे पछताने का, है ना, जब डेट निकल जाएगी चीज़ की। क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, आप प्लानिंग कीजिए कि हमको कितने घंटे अपनी पढ़ाई पे देना है, क्योंकि एक एज होती है, एक इच्छाएं होती हैं जो हर समय नहीं आती हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके मन में आप जग रही हैं, आपकी इच्छाएं हैं आपको अपने गोल को लेकर के, तो बिल्कुल डेडिकेट हो जाइए। कोई काम मत कीजिए, दूसरा काम मत कीजिए, लेकिन डेडिकेट हो जाइए अपने गोल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर के, है ना, कि हमको इतने घंटे हर हाल में पढ़ाई करना है ना, अपना रिवीजन हर हाल में इसको करना है। डेडिकेट हो जाइए तभी कोई चीज़ यहाँ पर मिलती है ना, क्योंकि हर सफलता क्या मांगती है, त्याग मांगती है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के, देखिए शायद ज़्यादा ही थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के कथन स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। मतलब पाठ्यचर्या एक बुक ऐसी होनी चाहिए, एक सिलेबस, एक कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, बच्चे को क्या करे, पाठ्य पुस्तक में ज्ञान को क्या करे, ये पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर क्या करे, बच्चों को जिज्ञासाओं को पाने के लिए, उनको कार्य करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल कर, उनके अनुभवों को बांटने के लिए इस प्रकार कैरिकुलम वहां पर बनना चाहिए। तो जब विद्यालय के साथ जोड़ने में सक्षम बनाया जाए तो देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय परीक्षा मतलब एनसीएफ 2005, यहाँ पर इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, यहाँ पर बताइए। जो मतलब कि एक कैरिकुलम बनाया, कैरिकुलम में क्या बनाया कि कैरिकुलम ऐसा बनाइए जिसमें बच्चा क्या करे, सीखे, जांच करे, पड़ताल करे उसका। तो इस प्रकार का कैरिकुलम बना 2005 जो एनसीएफ 2005 बना है, इसमें इस पृष्ठभूमि शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। पहले आप थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, है ना, फिर आंसर कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन। देख लिया आपने क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए मैं आपको दिखा दी हूं, है ना। उम्मीद करती हूं आप लोग देख लिए। चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, है ना। क्या कह रहा है, बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चों को अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कर पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन को क्रमवार पूरा करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक जो है अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए। 28 का बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। बच्चों को अपनी समझ और अपनी ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, या फिर बच्चों के अनुभवों को निरस्त करने की बात तो हो भी नहीं सकती, है ना। आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर, इसलिए आपको निरस्त करने की बात आई, इसलिए आपका रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, अध्ययन क्रमवार, है ना, रट्टाफिकेशन नहीं करना कि आपको क्या करना है, सीक्वेंस में ही पढ़ना है ना, ऐसा कुछ नहीं। जब आपका मन करे, जहां पर मन करे बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। ठीक, चलिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, तो हमने देख लिया क्रमवार। फोर्थ क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक जो है अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में लिखे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, कि आप गुड क्वेश्चन लेकर के आइए तो बच्चे उसी को आंसर करें, है ना। मल्टीपल क्वेश्चन लेकर के आइए, जिज्ञासु प्रश्न लेकर के आइए, अन्वेषण तरीके से लेकर के आइए, ताकि बच्चा रुझान बनाए, जिज्ञासाओं को खोजे, अपनी समस्याओं को देखे अपनी। इसलिए राइट ऑप्शन क्या बचा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बचा, है ना। बच्चे क्या कर, बच्चों को उनकी अपनी समझ, है ना, अपनी समझ बनाने दीजिए, आप बच्चे को अपनी झिझक निकालने दीजिए, है ना। अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अवसर देने की बात आएगी, अवलोकन की बात आए, अवसर की बात आए, है ना, अन्वेषण की बात आए, खोज पड़ताल की बात आए, वो आपको पॉजिटिव आंसर है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग, आप लोग शेयर करके आइए। अभी आपके 40 क्वेश्चन है, किसी को जाना नहीं है, 40 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है। मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग तब तक शेयर करके आ जाइए। बताइए, आंसर कीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये गणित का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो एनसीएफ 2005 है आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसका जो आपको गणित का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, या फिर बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। क्या होगा बताइए।
तो गणित का जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है, तार्किक समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात वो करता है ना। डेवलप क्या करना है, तार्किक चिंतन करना, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग का योग्यता का विकास करना है। यहाँ पर कई सारे पॉजिटिव टर्म्स है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना, आपका सी राइट होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक को क्या कहा गया एनसीएफ 2005 में, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। 40 क्वेश्चन है, किसी को यहाँ पर क्लास को स्किप करके नहीं जाना है, टोटल 40 क्वेश्चन है आज। बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, कैसी भूमिका, सत्तावादी है, अधिनायकी है, अनुमति परक है या सुविधादाता है। बताएं सभी लोग क्या होगा। तो क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 में टीचर को, सुविधा, फैसिलिटेटर कहा गया है ना, फैसिलिटेटर कहा गया है, सुविधादाता कहा गया है। क्या कहा गया है, फैसिलिटेटर कहा गया है, उसका एक सुविधादाता का मतलब एक सुविधा के तौर पर टीचर को रखा गया है ना, कि कोई भी प्रॉब्लम बच्चा एक सुविधा के रूप में, जैसे आपने कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने तुरंत गूगल का सर्च कर लिया, उसी तरह अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, अपने टीचर को बताना है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता है। क्या है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने में और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, एक शिक्षक की कैसी भूमिका है बताइए। तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। आप लोग बीच बीच में शेयर करते रहिएगा और सभी लोग को बता दें, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप लोग आज चेक कर लीजिएगा कि आपका बेल आइकन प्रेस है, जो आपकी बेल दी हुई है ना, जो आपकी क्लास में जब स्कूल में आप पढ़ते तो बेल रहती थी, क्या वो बेल सब्सक्राइब के बगल में, जस्ट बगल में रहती है, सब्सक्राइब बेल आइकन बटन रहती है ना, जो आपकी बेल रहती है वो बगल में रहती है, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में। तो क्या आपने उसको प्रेस किया है या नहीं किया है? प्रेस किया होगा तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अब क्लासेस मिस की तो आपका बहुत नुकसान होगा ना, इसलिए क्योंकि हम हर क्लास में 50-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस पर एक शिक्षक की भूमिका है। क्या है बताइए। यहाँ पर तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक व्याख्याता की, सुगमकर्ता का, निर्देशक। अभी हमने फैसिलिटेटर देखा, सुविधादाता देखा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुगमकर्ता, है ना। सुगमकर्ता का मतलब क्या है, चीजों को सुगम कर देना, नॉर्मल कर देना, है ना। यहाँ पर उसका मतलब होता है टीचर का, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आंसर कीजिएगा आप लोग। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए वह महत्वपूर्ण। आज अगर आप लोग की संख्या कम हो जाएगी ना, तो कल से आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको फिर से 30 क्वेश्चन कर दूंगी। मैं आज आप लोग को संख्या देखना चाहती हूँ, क्या संख्या हो रही है नहीं बढ़ रही है ना। तो मैं संख्या देखने के लिए, आप 40 क्वेश्चन आज है आपके, कल आपकी अगर संख्या बढ़ रही है तो मैं 50 कर दूंगी, अगर घट रही है तो 30 कर दूंगी, है ना। डिपेंड आप लोग के ऊपर करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं ना, बताइए। क्योंकि मेहनत करके मैं जब कंटेंट बना रही हूँ तो सभी को इस बात को समझना चाहिए, आप लोग की ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके यहाँ पर, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए वह महत्वपूर्ण है। क्या है बताइए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने में, प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, ताकि पुनः स्मरण, क्योंकि स्मरण की बात की गई है, यह तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, इसलिए यह पहला ही आपका रॉन्ग हो गया, है ना। अब दूसरा देखिए, क्या विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के उन्हें पुरस्कार देना, है ना। ऐसी भी बात नहीं है कि आप हर काम पे बच्चे को पुरस्कार दो, है ना, नहीं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पुरस्कार के लिए ही मैसेज करते हैं ना, कि अब हमारा पुरस्कार कब मिलने वाला है मैम, है ना। तो ऐसा नहीं करना है किसी को। हाँ, आप चीजों को सीखिए, फिर आपका मैम खुद ही आपको पुरस्कार देंगी, है ना। वैसे भी बहुत सारे साथी अभी हमारे पाए नहीं है जो टैलेंट खोज प्रतियोगिता में आए हैं, ताकि क्योंकि सारे डेटा हमारे जा चुके थे, तो इसलिए हमारा नहीं दे पाए थे अभी, है ना। प्रोसेस चल रही है अभी, क्योंकि टेक्निकल वाले जो काम करते हैं वो अभी है नहीं, इस समय 2-3 कुछ अर्जेंट काम से वो बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आ जाएंगे तो हमें खुद भी यहाँ पर परेशान है कि आपका रिजल्ट देना है ना। टैलेंट खोज वाली प्रतियोगिता भी जो हिंदी व्याकरण की हुई तो नहीं दे पाए हैं, इसका हमें खेद है। जैसे ही वो आ जाते हैं हम आपको दे देते हैं ना, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, है ना। आप में के इस बीच से ही कोई ना कोई भाई या बहन आपके होंगे, है ना। चलिए, तब तक आप यहाँ पर वेट कीजिए और अपना सेशन देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बात एक क्या हो रही है, स्वतंत्र चिंतन करने की, प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम एक टीचर को क्या करना होगा बताइए।
तो यहाँ पर स्मरण करने की बात गलत हो जाएगी। प्राप्त की गई सफलता पुरस्कार देना, हर बात तो पुरस्कार नहीं देना है, आपको ध्यान रखिए, कहीं भी रहे बार बार बच्चों को पुरस्कार नहीं देना है। छोटी छोटी इकाई और खंडों को जानकारी प्रदान करना भी नहीं हो जाएगा। होगा क्या, यहाँ पर देखिए अन्वेक्षण करना है ना, क्या करना है, विद्यार्थियों को सिखाना कि वह किस प्रकार से अधिगम का अन्वेक्षण कर पाए, मतलब उसका अन्वेषण कर पाए, है ना, उसका खोज कर पाए। ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, खोज कर पाए। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है। विवेचनात्मक, ये जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, क्या दृढ़ विश्वास है, देख लीजिए। पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के निर्देशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास क्या है, बताइए कि क्या है यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो दृढ़ विश्वास वो क्या होगा, वो है यहाँ पर किसी अनुभव, यहाँ पर अनुभव प्रत्यक्ष की बात की गई है ना। यहाँ पर स्वतंत्र तर्कना नहीं करनी चाहिए, ये आपको गलत है। तर्कना क्यों नहीं करें बच्चे, बच्चे तो करते हैं। आपका पेडागॉजी क्या कहता है, जो आपका विवेचनात्मक पेडागॉजी है आपका, क्या वो कहते हैं कि बच्चे तर्कना नहीं कर पाते, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे बिल्कुल कर पाते हैं ना, क्योंकि बच्चे छोटे वैज्ञानिक कहा गया है उनको। तो ये स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, अप्रासंगिक है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा अनुदेशक का नेतृत्व करना चाहिए, हमेशा नेतागिरी वाला काम नहीं करना चाहिए कि नहीं बेटा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, तुम वहां बैठो, है ना, ऐसा नहीं हुआ। बार बार उन्हें रोकना टोकना नहीं है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनुभव और प्रत्यक्ष की बात, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है ना, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, डायरेक्ट आपकी प्रत्यक्ष आपकी बात हो रही है ना, इंद्रियों की बात हो रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 40% टोटल है, आज किसी क्लास नहीं मिस करना है ना। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसे हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षा की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बताइए आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन क्या, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किस तरह से हो सकता है, तो राइट ऑप्शन, क्योंकि रटने को प्रोत्साहित करके आप नहीं कर सकते काम, है ना। अगर शिक्षण की तकनीक मतलब पहले ही कोई शिक्षक तकनीक अपना तभी कोई काम नहीं कर सकते। परीक्षा परिणामों को आप किस चीज का ये फोकस नहीं कर सकते हो कि आपको टॉप ही करना है ना। चीजों को समझ, मैं आपको बार बार क्यों कहती हूँ कि आप चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, है ना। बार बार हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना होना चाहिए, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके क्या हो सकता है, यहाँ पर शिक्षा अधिगम बल परिवर्तन हो सकता है ना। क्या करेंगे, जो आप मेथड कैसे रखेंगे, सेंटर चाइल्ड सेंटर रखेंगे ना कि टीचर सेंटर, नहीं क्वेश्चन रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नए फ्रेंड्स जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। जो जहां से फ्रेंड्स है सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से हम सारे सेशन में 50-50 क्वेश्चन रखेंगे, है ना। 50-50 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे और कम टाइम में रखेंगे। चलिए, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जो जॉन डीवी ने क्या किया था, समर्थित एक लैब, अपना जो विद्यालय में क्या था, लैब था, तो उसका एग्जाम्पल क्या, पब्लिक स्कूल रखा था, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। बताइए बात जब जॉन डीवी किया तो क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका, कहाँ रखे थे वो, प्रगतिशील विद्यालय में रखे थे ना। करके सीखने पर उन्होंने अपना जो लैब था उनका करके सीखने पर फोकस किया जाता था ना। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक स्कूल आपका नहीं होगा, आपको सामान्य नहीं होगा, फैक्ट्री भी नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा आपकी बात किससे करता है, करके सीखने पर बल देता है, अनुभवों पर बल, इंद्रियों पर बल देता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए हमारे क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास के अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी साथियों को जोड़ते रहिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर डॉट डॉट कक्षा में क्या कहा गया है, डॉट डॉट कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरों के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। बताइए क्या है यहाँ पर, डॉट डॉट कक्षा में क्या है, वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र जो होते हैं एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस हो रही है, पारंपरिक हो रही है, रचनात्मक हो रही है, या फिर अध्यापक केंद्रित हो रही है, सामाजिक रचनात्मक हो रही है। बताइए आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग, फास्ट आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन। तो जो आपको मालूम है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रचनात्मक हो जाएगा, है ना। आपका समस्या को कक्षा वास्तविक सांसारिक समस्याओं संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अनुभव कर रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पारंपरिक काम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, चाइल्ड सेंटर भी है, टीचर सेंटर, मतलब साथ साथ काम हो रहा है। तो यहाँ पर पारंपरिक तरीके से नहीं हो, पारंपरिक तरीके में क्या होता था कि सिर्फ टीचर ही आदर्शवादी, मतलब टीचर ही सब कुछ होता था, बच्चों को बोलने लगे वेद ग्रंथों
पहले तो पढ़ाते थे सिर्फ टीचर बोलता था, अब बच्चे क्या करते श्लोकों को सुनते थे सिर्फ। ऐसा अब नहीं होता है, यहाँ पर रचनात्मक की बात नहीं हो रही, अध्यापक केंद्रित की बात नहीं, क्योंकि अध्यापक केंद्रित यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, आपका सामाजिक रचनात्मक हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? अब बताइए, जैसे अवधि आपने पढ़ा, शैशवावस्था पढ़ा, बाल्यावस्था पढ़ा, किशोरावस्था पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, वयस्कावस्था पढ़ा। तो जो वयस्कावस्था के संक्रमण की मतलब कि संक्रमण कहना कि उसके फैलाव की बस आने ही वाला हो, जैसे संक्रमण जैसे कोविड-19 है ना, इसका जो वो है आपका कहना चाहिए कि जो इसका वायरस है जैसे फैल जाता है तो उसको फैलने के मतलब बस फैल चुका है ना। तो जो वयस्कता के संक्रमण पहले ही पहल करने लगते हैं तो कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है, मध्य बाल्यावस्था में होती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होती है, फिर बाल्यावस्था की समाप्ति में होती है। आंसर कीजिए सभी लोग। वयस्कता, क्योंकि आपको मालूम है किशोरावस्था के बाद क्या आती है? वयस्कावस्था आती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, क्योंकि किशोरावस्था के बाद आती है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था के पहले कौन सी किशोरावस्था है? किशोरावस्था में ही तो आएगी वयस्कता की पहल जो होगी, है ना, जो मतलब कहीं जो एक्टिविटी होगी, कुछ ऐसे वायरस मतलब कुछ लक्षण जो होंगे वो आपको किशोरावस्था में होंगे ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौखिक संवाद क्या है? यहाँ पर मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लय उसकी क्या कहते हैं? बताइए। जो मौखिक बच्चे क्या करते हैं? अपने आप से बात करते हैं, तो उन्हें लय उसकी क्या कहते हैं? अहम केंद्रित कहते हैं, व्यक्ति केंद्रित कहते हैं, भ्रांति वार्ता कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता। तो हमने कल पढ़ रखा है, अब कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए वाइगोत्स्की जी के बारे में, है ना। वाइगोत्स्की जी, कोहलबर्ग जी, जीन पियाजे जी, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ रखा है। बताइए आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? बताइए सभी लोग, राइट ऑप्शन इसका करें क्या होगा? तो जो वाइगोत्स्की जी बात करेंगे मौखिक संवाद की, तो क्या होगा यहाँ पर? आपका व्यक्ति वार्ता हो जाए, व्यक्तिगत वार्ता हो, क्योंकि अहम केंद्रिता की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे जी करते हैं। जो बच्चा अपने मन ही मन में बात करता है तो क्या कहते हैं? जीन पियाजे जी अहम केंद्रित की बात करते हैं। लेकिन जो वही बात मौखिक संवाद की हो जाएगी, बच्चे अपने आप से बात करते हैं, वाइगोत्स्की जी ने व्यक्ति केंद्रित वार्ता कहा है, और यहाँ पर क्या कहा है? संभाषण कहा है ना। व्यक्ति केंद्रित भी कहा है, संभाषण भी, आंतरिक भाषण भी कहा है उन्होंने, है ना। कौन कहा है? वाइगोत्स्की जी। राइट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, है ना। क्या होगा राइट? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक कर दिया जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स आप डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, क्योंकि 12 बजे की क्लास जो कल होगी ना, तो शायद अब 2 दिन आपको यहाँ पर साइंस हो चुकी है, अब आपकी हिंदी व्याकरण भी होगी, है ना। तो आपकी 2 दिन क्या रहेगा? हिंदी व्याकरण रहेगी, फिर मंडे का जो शेड्यूल रहेगा तो 2 दिन साइंस, 2 दिन हिंदी, 2 दिन संस्कृत रहेगी, है ना। अब बाकी 3 बजे क्लास का कल शेड्यूल हम आपको बताएंगे क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, और क्या कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी 3 बजे वाली की, क्योंकि कल की जो क्लास दोपहर वाली हम क्लास करेंगे वो एक प्लानिंग से करेंगे, है ना, मतलब एक सीक्वेंस से करेंगे। अब वो हम कम से कम नहीं तो अपना 30 डेज का एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। और रात की क्लास डेली चलेगी, है ना, ये नहीं रुकेगी आपकी। चलिए, ये आपके हमेशा क्लास चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों शायद आज इतना ही क्वेश्चन था, है ना, 38 ही क्वेश्चन थे, तो शायद काफी थे हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हम पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं सभी साथी, है ना। सीटेड एंड एस्टेड विथ सरिता मैम, किससे? विथ सरिता मैम से मेरा यहाँ पर फेसबुक पेज है, आप लोग जाइए यहाँ पर भी लाइक कीजिए, और सबसे खास बात है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, कल हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे रहेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स कैसी रही आपकी क्लास आज की, है ना, क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे, अच्छा हो बुरा हो सभी अपना सुझाव देंगे, है ना। मेरे लिए बहुत अहम रखता है आपका कमेंट जो होता है, मुझे बहुत मनोबल मिलता है काम करने में, है ना। मुझे खुशी होती है कि आपका भी रिस्पॉन्स मिलता है ना। तो आप लोग जरूर अपना कमेंट दे करके जाइएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो कोई भी प्रॉब्लम रह गई होगी तो बिल्कुल मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।